नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने कैप्सूल सीरीज के लेक्चर नंबर 9 के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं और आज का मेरा टॉपिक है हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि एक हॉस्पिटल में पेशेंट का एडमिशन किस प्रकार से होता है और पेशेंट का डिस्चार्ज किस प्रकार से होता है। ये लेक्चर नॉर्सेट स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, थ्योरी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस लेक्चर में बने रहिए और आइए शुरू करते हैं हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल की सेटिंग्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो उसको देखते हैं। अ हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर पीपल हु आर इल आर लुक्ड आफ्टर बाय द नर्सेज एंड डॉक्टर। हॉस्पिटल एक ऐसा प्लेस है जहां पर जो बीमार लोग होते हैं उनकी देखभाल की जाती है बाय द नर्सेज एंड द doctors. Hospital is an institution providing medical and surgical treatment and nursing care for the sick, injured people. दो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई हैं। दोनों डेफिनेशन में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है क्योंकि इसमें एक चीज कॉमन लिखी गई है, जो इल पेशेंट रहने वाले हैं, जो इल पीपल रहने वाले हैं, उनकी देखभाल हॉस्पिटल के अंदर की जाती है और मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है और लुक्ड आफ्टर बाय द नर्सेज एंड डॉक्टर। इन दो डेफिनेशंस को आप नोट कर सकते हैं। याद करने के लिए भी बहुत आसान डेफिनेशंस हैं, इसलिए ये हमारी स्लाइड्स के अंदर ऐड की गई हैं। उसके बाद हम जानते हैं एडमिशन की क्या डेफिनेशन है। व्हाट डज द वर्ड एडमिशन मीन्स। हॉस्पिटल एडमिशन का क्या मतलब है। एडमिशन इज डिफाइंड एज द अलाउइंग अ पेशेंट टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। हमने एडमिशन के मतलब से यह समझा कि हम पेशेंट को अलाउ करते हैं कि वो हॉस्पिटल सेटिंग में रहे, जिसके अंदर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे और उसे केयर प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो उसकी कंडीशन है, जो उसकी इलनेस की कंडीशन है, जिस कंडीशन की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, वो कंडीशन जल्दी से जल्दी ट्रीट हो जाए। उसके बाद एक और डेफिनेशन एडमिशन की हम जान सकते हैं कि एडमिशन इज द एंट्री ऑफ द पेशेंट इनटू एन हॉस्पिटल या वार्ड फॉर द थेरापेटिक या डायग्नोस्टिक पर्पसेस। थेरापेटिक या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है या उसका एडमिशन होता है तो उसे हम एडमिशन बोलते हैं। तो ये दो डेफिनेशन, ये फर्स्ट डेफिनेशन, ये सेकंड डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए और चाहे तो आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। अब पर्पस क्या है। अगर हॉस्पिटल में एडमिशन हो रहा है तो उसका पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है उस पेशेंट को एडमिट करने का। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट एडमिट हो रहा होगा तो उसकी कंडीशन प्रॉब्लमैटिक होगी, मतलब कि वो बहुत ज्यादा बीमार होगा। टू अंडरगो द इवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट, इवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट को अंडरगो करने के लिए, टू नो व्हाट इज द रियली हैपनिंग इन द पेशेंट्स बॉडी राइट नाउ एंड इट शुड बी फिक्स्ड। मतलब कि पेशेंट की बॉडी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उस चीज को जानने के लिए पेशेंट एडमिट किया जाता है। टू प्रोवाइड इमोशनल सिक्योरिटी टू द पेशेंट न्यूली एडमिटेड विद हिज फैमिली। अगर पेशेंट न्यूली एडमिट हुआ है तो उसको इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिली की तरफ से जो भी उसके साथ प्रेशर रहने वाला है, जो भी उसको स्टिग्मा, एंजाइटी होगी, उस चीज को दूर करने के लिए उसे सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है। अब दो टाइप के एडमिशन होते हैं, इमरजेंसी एडमिशन एंड रूटीन एडमिशन। इमरजेंसी एडमिशन में अगर पेशेंट इमरजेंसी वार्ड से सीधा हॉस्पिटल में एडमिट हो जा रहा है, इमरजेंसी वो किसी कंडीशन की वजह से अचानक से दिखाने गया था और उसको एडमिट कर दिया जाता है, उसको एडमिट किया जाता है, तो उसे इमरजेंसी एडमिशन बोलते हैं। और रूटीन एडमिशन में पेशेंट ओपीडी विजिट करता है, ओपीडी से डॉक्टर डायग्नोज करता है कि इसकी कंडीशन सही नहीं है, इसकी कंडीशन एडमिट होने लायक है, तो वहां से वो रूटीन के थ्रू एडमिट कर देता है, थ्रू ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इमरजेंसी एडमिशन क्या होता है। इन दिस पेशेंट्स आर एडमिटेड इन एक्यूट कंडीशन रिक्वायरिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट। इमीडिएट ट्रीटमेंट अगर किसी पेशेंट को चाहिए और वो इमरजेंसी वार्ड पहुंचा है फॉर हिज और हर ट्रीटमेंट, तो उसे एडमिट किया जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट्स विद पॉइजनिंग, बर्न एंड
कार्डियक और रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज, बर्न का केस हो, पॉइजनिंग का केस हो, कार्डियक कोई प्रॉब्लम हो या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो, तो उस कंडीशन में एडमिशन, इमरजेंसी एडमिशन होता है। उसके बाद रूटीन एडमिशन में क्या देखते हैं कि पेशेंट आर एडमिटेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट। किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी भी मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रूटीन एडमिशन कहते हैं। इसके अंदर पेशेंट विद हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस या एक्सेट्रा, कोई भी ऐसी डिजीज जिसके लिए पेशेंट ओपीडी में आया था और वहां पर डॉक्टर ने उसे डायग्नोस किया और ऐसा डॉक्टर को लगा या डॉक्टर के कहने के मुताबिक ये था कि पेशेंट को जल्दी ही ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट होकर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो जब वो अगर पेशेंट एडमिट होता है तो उसे क्या बोलते हैं? रूटीन एडमिशन। और ये किसके थ्रू होता है? ओपीडी के थ्रू। यूनिट एंड इट्स प्रिपरेशन। अब हमने देखा एडमिशन क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है। एडमिशन कहां पर होता है? हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन होता है तो एक डिपार्टमेंट का एक यूनिट होता है जिसके अंदर कोई भी पेशेंट एडमिट होगा। मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी अलग अलग यूनिट होंगे, कार्डियो का अलग यूनिट होगा, डेंगू वार्ड अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स अलग अलग डिवाइड होते हैं। तो उस यूनिट, वो यूनिट कैसा होना चाहिए? व्हाट इज यूनिट एंड इट्स प्रिपरेशन? इट इज द प्लेस वेयर द पेशेंट इज केप्ट ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे। ये यूनिट क्या होता है? ये प्लेस है जहां पर पेशेंट रखा जाता है जब वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है। द एडमिटिंग डिपार्टमेंट नोटिफाइज दैट द यूनिट प्रायर टू द पेशेंट अराइवल। जो एडमिटिंग डिपार्टमेंट होता है, जो भी डिपार्टमेंट वहां पर जो स्टाफ मेंबर होते हैं, वो पहले ही ये चीज इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में कि नया पेशेंट एडमिट होने वाला है, नया केस आया है, सो दैट द रूम बेड कैन बी प्रिपेयर्ड। जो वो कमरा है और जो पेशेंट का बेड है और जो बेड की सराउंडिंग टेबल है और सराउंडिंग चीजें हैं, उन सभी चीजों को पेशेंट से आने से पहले प्रिपेयर कर दी जाती हैं। उसके बाद प्रिपेयर द ट्रीटमेंट टेबल। जो ट्रीटमेंट टेबल है वो प्रिपेयर की जाएगी। एंश्योर ऑल द इक्विपमेंट्स आर कंप्लीटेड। चेक करेंगे कि सारे इक्विपमेंट्स, सारे जितना भी इक्विपमेंट मेडिसिन रिक्वायर्ड है, सारी मेडिसिन और इक्विपमेंट्स प्रिपेयर की जाए। चेक वेंटिलेशन, वेंटिलेशन चेक किया जाएगा। जो भी ऑक्सीजनेशन की नीड्स होगी वहां पर वो कंप्लीट की जाएगी और एंश्योर करेंगे कि पेशेंट के पास प्राइवेसी प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद कुछ कुछ कंडीशन में स्पेशल कंसिडरेशन लिया जाता है पेशेंट्स का, किसके अंदर? एडमिशन कोज अनड्यू स्ट्रेस, इमोशनल फैक्टर्स एज वेल एज फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज मस्ट बी गिवन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब कि अगर कोई पेशेंट है जो पेमेंट या वो फाइनेंशियली वीक है तो उसको अनड्यू स्ट्रेस से बचाना है हमें। बी ऑब्जर्वेंट, कंसिडर द इंडिविजुअल पेशेंट नीड्स। मतलब कि हमें ऐसी चीजें ऑब्जर्व करनी है कि जो इंडिविजुअली पेशेंट नीड कर रहा है उसकी नीड और रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है। एंड प्रोवाइड इंडिविजुअल एडमिशन प्रोसीजर एंड शो में एफिशिएंसी एंड कंसर्न। और हमें उसे कंसर्न दिखाना चाहिए, हमें उसके साथ कंसर्नफुली रहना चाहिए, जो कि पेशेंट को साइकोलॉजिकली सपोर्ट बना रहे और पेशेंट की कंडीशन जल्दी से जल्दी इंप्रूव हो पाए। उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर में क्या होता है, मतलब क्या प्रोसीजर है इसका हॉस्पिटल में एडमिट होने का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें फॉलो करने होते हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेप्स हमें वेरीफाई करने होते हैं। मीट एंड रिसीव द पेशेंट। हमें क्या करना है? पेशेंट को मिलना है और उसे रिसीव करना है। वेरीफाई द पेशेंट डाटा बाय द चेकिंग द रिकॉर्ड शीट एंड चार्ट। हमारे पास रिकॉर्ड शीट या चार्ट पहले से आ गई होगी, हमें वेरीफाई करना है पेशेंट का डाटा। पेशेंट के नेम से हमें उसको मैच करना है, उसकी यूएचआईडी नंबर जो यूनिक हॉस्पिटल नंबर होता है, यूएचआईडी नंबर, यूनिक हॉस्पिटल नंबर जो होता है उससे मैच करके देखेंगे। इंट्रोड्यूस करेंगे इमीडिएट पर्सनल, असिस्ट पेशेंट टू द ट्रीटमेंट एरिया। पेशेंट को असिस्ट करेंगे, उसे ट्रीटमेंट एरिया तक लेकर जाएंगे। आस्क द पेशेंट टू चेंज द क्लॉथ इनटू द हॉस्पिटल गाउन इफ नेसेसरी। अगर किसी कंडीशन में या कंडीशन में नेसेसरी है कि पेशेंट हॉस्पिटल ड्रेस पहने तो उसे चेंज करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद परफॉर्म करेंगे एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन प्रोसीजर्स टू एस्टेब्लिश बेसलाइन डाटा एंड वाइटल साइंस टू डू हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन एक्सेट्रा।
अब इसके अंदर जैसे ही पेशेंट एडमिट हुआ तो हमें क्या करना है, हमें डाटा कलेक्शन, एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। हमें पेशेंट की वाइटल साइंस को असेस करना है, उसका जो नॉर्मल बेसलाइन डाटा है, जो हिस्ट्री कलेक्शन है वो कंप्लीट करनी है, और फिजिकल एग्जामिनेशन असेस करना है कि हम उसके बारे में और अच्छे से जान सके। कोऑर्डिनेट विद द फिजिशियन एंड कैरी आउट इनिशियल ऑर्डर्स, हमें फिजिशियन से कोऑर्डिनेट करना है और जो भी इनिशियल ऑर्डर्स ऑफ मेडिसिन है वो मेडिसिन चालू करनी है और पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। गिव द ट्रीटमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस एज नीड, जो भी इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत है पेशेंट को वो इंस्ट्रक्शंस हमें उसे दे देनी है और उसकी जो नीड्स है उसे कंप्लीट और फुलफिल कर देना है। ओरिएंटेशन टू द पेशेंट एंड द रिलेटिव्स, अब हमें पेशेंट और उसके रिलेटिव से कैसे ओरिएंटेट करना है, कैसे बातचीत करनी है, क्या चीजें उन्हें समझानी है और क्या चीजें उन्हें समझने की जरूरत है। द इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट, एक कोई भी डॉक्टर या फिजिशियन या कोई भी नर्स 24 आवर्स पेशेंट के साथ नहीं रहने वाला है। पेशेंट के साथ हमेशा कौन रहेगा, उसके अटेंडर जो होंगे या रिलेटिव्स होंगे, अटेंडर्स और रिलेटिव्स उसके साथ हमेशा रहने वाले हैं। तो हमें उनको सारे इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिटेल समझाना है। उसके बाद यूज ऑफ कॉल सिस्टम एंड टेलीफोन, ट्रीटमेंट शेड्यूल उन्हें बताना है, विजिटर टाइमिंग उन्हें सब बतानी है कि इस टाइम से इस टाइम पर कोई भी अगर पेशेंट से मिलना चाहे तो मिल सकता है। अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के बारे में समझाना है कि ये मेंबर जो है अभी चेक करने आएंगे पेशेंट को, उसको एक्सरे के लिए ले जाएंगे या जो भी अगर अदर एग्जामिनेशंस प्रोवाइडेड है तो वो चीज उन्हें पहले ही बताने हैं कि अदर हेल्थ मेंबर्स भी अवेलेबल होने वाले हैं। पॉलिसी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द हॉस्पिटल, हमें पेशेंट के मेंबर्स को और पेशेंट को हॉस्पिटल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को समझाना है। और केयर ऑफ द पेशेंट वैल्यूएबल एक्सेट्रा, क्या नीड है पेशेंट की केयर करना, क्या नीड है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का। उसके बाद रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड, क्या क्या रिपोर्ट और रिकॉर्ड बनेगा हॉस्पिटल के एडमिशन के दौरान, एडमिशन बुक, प्रिपरेशन ऑफ द पेपर, ड्रग बुक, डाइट बुक, और उसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स वो यूज कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं पेशेंट के द्वारा, यूज बाय पेशेंट, उन सभी चीज का बिल। उसके अलावा जो भी और चीजें, बेड, लिनन और अदर्स, इन सब चीजों के भी चार्ज रिकॉर्ड और रिपोर्ट बुक में मेंटेन किए जाते हैं। ट्रीटमेंट लगा है, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, क्या ट्रीटमेंट लगा है, किसने लगाया है, ये सब चीज रिकॉर्ड और रिपोर्ट बुक में मेंटेन की जाती है। उसके बाद एक मेडिको लीगल इश्यूज, आप सभी जानते होंगे एमएलसी केसेस क्या होते हैं, जिसके अंदर मेडिकल ऑफिसर्स के अलावा पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल लीगल इश्यूज बोलते हैं, मेडिको लीगल केसेस बोलते हैं। एमएलसी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस दैट इज फ्रीक्वेंटली encountered by medical officers. Proper handling and accurate documentation of these cases is the prime importance to avoid legal complications. हॉस्पिटल के पास ये ऐसे केसेस लेने से पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वेरिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना बहुत जरूरी होता है। किस चीज से बचने के लिए, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ लीगल कॉम्प्लिकेशंस एंड टू एंश्योर दैट नेक्स्ट ऑफ किन रिसीव द एंटाइटल्ड बेनिफिट्स। सारे एंटाइटल बेनिफिट्स को रिसीव करने के लिए उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी हॉस्पिटल मेडिकल ऑफिसर के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा या नर्सिंग स्टाफ जो उस टाइम प्रेजेंट है। अब एमएलसी की एक बार हम डेफिनेशन और समझ लेते हैं, हमने स्लाइड में ऐड कर दी है कि क्या डेफिनेशन होती है एमएलसी की। एमएलसी इज डिफाइंड एज एनी केस ऑफ इंजरी और एलिमेंट वेयर द अटेंडिंग डॉक्टर आफ्टर हिस्ट्री टेकिंग एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन कंसिडर्ड दैट इन्वेस्टिगेशन बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। हमने बताया था जहां पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाए किसी भी केस के अंदर, वो क्या होगा, वो मेडिकल लीगल केस के अंदर आ जाएगा। अटेंड करेगा डॉक्टर हिस्ट्री लेने के बाद और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद, अगर डॉक्टर को पता चलता है कि इसके अंदर
पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इसके अंदर सारी लॉफुल एजेंसीज आ जाती हैं, अगर उसका इन्वॉल्वमेंट है तो ये उसे एज अ एमएलसी केस बताएंगे और उसका ट्रीटमेंट या उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पेपर वर्क उसी प्रकार से किया जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है एमएलसी के क्या एग्जाम्पल है? एक्सीडेंट लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोज ऑफ ट्रोमा विद सक्सेशन ऑफ फोल प्ले, इलेक्ट्रिकल इंजरीज, पॉइजनिंग, एल्कोहल, सुसाइडल केसेस भी इसी के अंदर आते हैं। सुसाइडल केसेस, अटेम्प्ट ऑफ सुसाइडल केसेस, बर्न, सेक्सुअल ऑफेंसेस और अटेम्प्टेड सुसाइड, ये सारे एमएलसीज के एग्जाम्पल है जिसके अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि एमएलसी के अंदर आते हैं। अब नर्स का क्या रोल है एडमिशन प्रोसीजर के अंदर? एडमिशन के अंदर नर्स शुड डील एवरी एफर्ट एंड फ्रेंडली कोर्टियस विद द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स, मतलब कि नर्स को हमेशा एक अपना सद्भावना बना के रखनी है, एक काइंड नेचर बना के रखना है जो वो पेशेंट के साथ और पेशेंट के फैमिली मेंबर के साथ बना के रखे। मेक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट एंड कंडीशन, हमेशा ऑब्जर्व करती रहेगी या ऑब्जर्व करते रहेंगे कि पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद ओरिएंट करेगी रिलेटिव्स को रिगार्डिंग द हॉस्पिटल पॉलिसीज, पेशेंट और उनके अटेंडर्स को अपनी हॉस्पिटल पॉलिसीज के बारे में ओरिएंट करेगी, उनके बारे में उसे डिटेल में बताएगी। डील विद द पेशेंट केयरफुली हु आर सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज, अगर कोई पेशेंट कम्युनिकेबल डिजीज जो फैलने छूने से या बात करने से या हवा से फैलती है ऐसे डिजीज वाला पेशेंट है तो उसे प्रॉपर केयरफुल तरीके से उसे ट्रीट करना है, उसकी इलनेस को ट्रीट करना है और आइसोलेट कर देना है अगर जरूरत पड़े तब। पेशेंट वैल्यूएबल क्लोथ्स एंड वैल्यूएबल आइटम्स आर शुड बी हैंडेड ओवर टू द रिलेटिव्स फॉर प्रॉपर रिकॉर्डिंग, जो भी वैल्यूएबल आइटम्स पेशेंट ने पहनी थी या पेशेंट ने जो भी क्लोथ्स पहने थे वो उनके रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर देना चाहिए विद प्रॉपर रिकॉर्डिंग। प्रॉपर यहां पर भी रिकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है कि बाद में कोई पेशेंट का अटेंडर ये चीज क्लेम ना करे कि कोई ज्वेलरी या कोई आइटम ऐसा कुछ एसेंशियल आइटम था जो हॉस्पिटल ने उन्हें वापस हैंडओवर नहीं किया है। उसके बाद अब आते हैं, हमने देखा कि हॉस्पिटल में एडमिशन किस प्रकार हुआ, कैसे पेशेंट आया। हॉस्पिटल में एडमिशन दो प्रकार से होता है, इमरजेंसी एडमिशन और रूटीन एडमिशन। उसके बाद हम देखते हैं डिस्चार्ज प्रोसीजर। डिस्चार्ज प्रोसीजर में क्या होता है कि द पेशेंट, द फैमिली, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सोशल वर्कर, डाइटिशियन वर्क टुगेदर टू कोऑर्डिनेट द डिस्चार्ज। पेशेंट है, उसकी फैमिली, पेशेंट भी कोऑपरेट करता है, उसकी फैमिली भी कोऑपरेट करती है, डॉक्टर उसे ट्रीट करता है, नर्सेज उसकी देखभाल करती हैं। सोशल वर्कर जो उसका आसपास का एरिया क्लीन रखते हैं, डाइटिशियन जो उसे डाइट प्रोवाइड करते हैं, ये सारे वर्क करते हैं साथ में एक डिसिप्लिन तरीके से कि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और उसका जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो। द डॉक्टर प्लान्स द डिस्चार्ज विद द पेशेंट एंड लीव्स अ रिटन ऑर्डर ऑन द पेशेंट चार्ट। डॉक्टर जो होगा, जो उसे ट्रीट कर रहा होगा, वो बताएगा कि पेशेंट का डिस्चार्ज होना है कि नहीं होना है और एक रिटन ऑर्डर पेशेंट के चार्ट के ऊपर लगाकर जाएगा। उसके बाद पेशेंट में हैव कंसर्न रिगार्डिंग मैनेजिंग ओन केयर एट होम। पेशेंट, अगर हमने किसी पेशेंट को बोला है कि अब तुम्हारा डिस्चार्ज होने वाला है, तो पेशेंट एंड देयर अटेंडर वुड बी रियली कंसर्न्ड अबाउट दैट हाउ दे आर गोइंग टू डू देयर केयर एट होम। उसके बाद प्रोविजन सच एज होम हेल्थ केयर में बी नीडेड एज ऑर्डर्ड। अगर होम हेल्थ केयर नीडेड है तो उस ऑर्डर में वो चीज लिखी होगी। असेसमेंट ऑफ द नीड्स टू बी डन बिफोर लिविंग द हॉस्पिटल। जो भी नीड्स है, जो भी नीड और असेसमेंट है, पेशेंट को डॉक्टर से समझनी चाहिए, पेशेंट के अटेंडर को डॉक्टर से समझना चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो चीजें समझनी चाहिए। डिस्चार्ज प्लानिंग इन्वॉल्व्स द एंटायर हेल्थ केयर टीम। डिस्चार्ज प्रोसीजर में सभी जो टीम के मेंबर्स होते हैं, पीछे स्लाइड में हमने बताया था, फैमिली, पेशेंट,
medical staff, nursing staff, social worker, dietitian and all other work together to make a discharge successful. उसके बाद डेफिनेशन क्या होती है डिस्चार्ज की? डेफिनेशन ऑफ डिस्चार्ज इज discharge of the patient from the hospital means relieving a person from hospital setting who are admitted as an inpatient in that hospital. कोई भी पर्सन एज अ इनपेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो उसका जो रिलीव होता है, उस पर्सन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है, हॉस्पिटल से घर जाने की प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज प्रोसीजर ऑफ द पेशेंट. उसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है. एडमिशन में हमने दो टाइप ऑफ एडमिशन पढ़े थे, यहां पर हम दो टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज पढ़ेंगे. इसके अंदर फर्स्ट आता है प्लान्ड डिस्चार्ज. प्लान्ड डिस्चार्ज के अंदर क्या आता है कि पेशेंट कंप्लीट करेगा अपना इनिशियल एक्चुअल मैनेजमेंट इन द हॉस्पिटल. पेशेंट क्या करेगा? अपना इनिशियल एक्चुअल मैनेजमेंट क्लियर करेगा. उसके बाद जो भी उसको नीड होगी वो डॉक्टर से सारा राय मशवरा करके सारी चीजें कंप्लीट करके हॉस्पिटल को छोड़ेगा. तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लान डिस्चार्ज. प्लान डिस्चार्ज कौन प्लान करता है? जो भी डॉक्टर उस पर्सन को या उस पेशेंट को देख रहा हो वो डॉक्टर बताएगा कि पेशेंट को डिस्चार्ज करना है कि नहीं करना है. उसके बाद सेकंड टाइप में आता है डामा या लामा. डिस्चार्ज या लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. इसके अंदर वो केसेस आते हैं जब पेशेंट हॉस्पिटल को लीव कर देता है, हॉस्पिटल को छोड़ देता है, डिस्चार्ज कर लेता है या लीव कर देता है मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट. मतलब कि डॉक्टर ने उसे रहने के लिए बोला है बट उसने अगेंस्ट जाकर हॉस्पिटल को छोड़ दिया है. थर्ड टाइप का आता है डिस्चार्ज ट्रांसफर. अगर अदर यूनिट या अदर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता पड़ रही है, पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है और वो इस जो प्रेजेंट टाइम में जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट है उसमें उसका इलाज नहीं हो पाएगा, तो उसको ट्रांसफर दे दिया जाता है टू अदर यूनिट या हायर अथॉरिटीज ऑफ द हॉस्पिटल. एब्सकॉन्ड. एब्सकॉन्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल का मतलब होता है कि पेशेंट भाग गया है, पेशेंट अपने ट्रीटमेंट प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ ट्रीटमेंट को छोड़कर वहां से भाग गया है. उसके बाद रेफरल. रेफरल टू द फर्दर मैनेजमेंट. फर्दर मैनेजमेंट में रेफर कर दिया जाता है पेशेंट. जब उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस होती है तो उसको पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है. ट्रांसफर और रेफर दो ऐसे टर्म्स हैं जहां पर ये काफी ज्यादा सिमिलर है, बट ट्रांसफर जो होता है वो हॉस्पिटल के अंदर ही होता है. एक हॉस्पिटल की सेटिंग के अंदर अगर वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफर किया जाता है विद इन अ हॉस्पिटल तो उसे हम ट्रांसफर बोलते हैं. और अगर वो एक हॉस्पिटल सेटिंग से दूसरी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, अगर उस हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेफरल फॉर फर्दर मैनेजमेंट. अब कंसेंट फॉर डामा. डामा यहां पर हमने देखा था, डामा क्या था? डिस्चार्ज और लामा लीव. तो अब डामा के लिए क्या कंसेंट होना चाहिए? कंसेंट ये होना चाहिए कि डामा में वो पेशेंट पेपर पर हमें लिख कर दे एकदम क्लियर शब्दों में कि आई एम लिविंग द हॉस्पिटल वार्ड अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस. डॉक्टर एक्सप्लेन्ड मी अबाउट माई डिजीज कंडीशन एंड ill effects of discharge against medical advice. Doctor and nursing staff will not be responsible for any illness effect happening after my departure. इसमें जो पेशेंट है वो ये लिख के देगा कि मैं अपनी मर्जी से हॉस्पिटल को छोड़कर जा रहा हूं, डॉक्टर ने मुझे अपनी डिजीज कंडीशन के बारे में सब कुछ बताया है, क्लियरली एक्सप्लेन किया है. डॉक्टर और नर्सिस कोई भी मेडिकल स्टाफ रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा यहां से मेरे जाने के बाद मेरी इलनेस के लिए या मेरी कंडीशन के लिए. इसके बाद पेशेंट अपना नाम लिखेगा, रिलेशन लिखेगा, सिग्नेचर, डेट और टाइम. ये जो कंसेंट होगा, ये कंसेंट फॉर्म का फॉर्मेट जो होगा ये डॉक्टर उस फाइल में अटैच करके उस फाइल को वहीं पर क्लोज कर देगा. उसके बाद डिस्चार्ज प्लानिंग. डिस्चार्ज प्लानिंग में क्या होगा? डिस्चार्ज प्लानिंग में नर्सेज जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. कंटिन्यूटी ऑफ द केयर इज इंपॉर्टेंट. डिस्चार्ज प्लानिंग अगर डिसाइड हो रही है तो पेशेंट की केयर को हमें रोकना नहीं है. पेशेंट की जो नॉर्मल केयर हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जा रही है उसको कंटिन्यू करते रहना है. टू अचीव कंटिन्यूटी ऑफ द केयर नर्सेज यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड अप्लाई नर्सिंग प्रोसेस. सारी नर्सिंग प्रोसेस और क्रिटिकल थिंकिंग को यहां पर अप्लाई कर देना है. जो भी स्पेशल डाइट, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस
सब कुछ प्रोवाइड करना है। इस स्टेप में ये चीजें लिखी हुई हैं। डिस्चार्ज प्लानिंग इज सेंट्रलाइज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस। जो डिस्चार्ज प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोसेस है। अभी तक हमने डिस्चार्ज प्लानिंग में क्या समझा, डिस्चार्ज प्लानिंग में हमने समझा कि पेशेंट के साथ हमें जो केयर प्रोवाइड करनी है उसको कंटिन्यू रखना है। नर्सिस जो है एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग के अंदर, और हमें नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू, नर्सिंग केयर प्लान के थ्रू पेशेंट के लिए कुछ ऐसी चीजें, क्रिटिकल थिंग अप्लाई करनी है जिससे पेशेंट की कंडीशन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद एसेंशियल्स चीजें क्या है, अगर डिस्चार्ज हो रहा है किसी पेशेंट का तो उसके पास क्या क्या एसेंशियली चीजें अवेलेबल होनी चाहिए बिफोर द डिस्चार्ज। रिटन ऑर्डर बाय द डॉक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी डॉक्टर ने रिटन ऑर्डर ही नहीं दिया है कि इस पेशेंट का डिस्चार्ज होने वाला है तो उस पेशेंट का डिस्चार्ज नहीं हो सकता है। डिस्चार्ज कार्ड इन्फॉर्मिंग अदर डिपार्टमेंट्स, अदर डिपार्टमेंट जैसे कि जो डाइट वाला डिपार्टमेंट है जहां से खाना आ रहा है पेशेंट के लिए, वहां पे ये चीज इन्फॉर्म होनी चाहिए कि इस पेशेंट का इस वार्ड से, इस बेड नंबर से इस पेशेंट का डिस्चार्ज हो गया है या डिस्चार्ज हो रहा है तो इस पेशेंट का खाना नहीं आएगा। चेकिंग पेमेंट एंड बिल्स, ऑल द बिल्स ऑफ द हॉस्पिटल शुड बी क्लियर्ड बिफोर डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। हॉस्पिटल ग्लोसरीज शुड बी टेकन बैक, जितना भी हॉस्पिटल ने पेशेंट को आइटम दिया है या जो भी चीजें हॉस्पिटल ने प्रोवाइड की हैं वो सारी चीजें वापस ली जानी चाहिए। रिटर्निंग ऑफ द पर्सनल बिलोंगिंग्स, जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हॉस्पिटल ने रखी थी पेशेंट की एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो सारी चीज उसे रिटर्न करेंगे। अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करेंगे कि पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर कैसे जाने वाला है, और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है, एक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के लिए स्टेप्स को जानेंगे। इवेल्युएशन, डिस्कशन, प्लानिंग, डिटरमाइनिंग, रेफरल एंड अरेंजिंग। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, इवेल्युएशन क्या होता है, पेशेंट जो होता है क्वालिफाइड पर्सनल के थ्रू इवेल्युएट किया जाना चाहिए कि वो उसको डिस्चार्ज होने की कंडीशन में है, उसकी कंडीशन इंप्रूव हो रही है, किस किस मेडिसिन से वो ठीक रहेगा। डिस्कशन विद द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव्स, फिर हमें डिस्कस करना है कि उसके रिलेटिव्स एग्री करते हैं, इस चीज को समझते हैं कि पेशेंट को डिस्चार्ज की आवश्यकता है, तो उस चीज को वो समझते हैं। प्लानिंग फॉर होम कमिंग एंड ट्रांसफर टू अदर प्लेसेस, ये प्लान करना पड़ेगा कि वो घर जाने वाला है या अदर प्लेसेस पे जहां भी वो जाने वाला है, वो सारी अरेंजमेंट डिस्चार्ज से पहले ही हो जाएगी। डिटरमाइनिंग इफ केयर गिवर ट्रेनिंग फॉर अदर सपोर्ट, हमें डिटरमाइन करना है कि अगर केयर गिवर चाहिए या इंपॉर्टेंट कुछ है जिससे ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो सकता है तो वो चीजें हमें डिटरमाइन करनी है। रेफरल टू द होम केयर एजेंसीज एंड अप्रोप्रिएट सपोर्ट, हमें पेशेंट को अप्रोप्रिएट सपोर्ट प्रोवाइड करना है और अरेंज करनी है फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेस्ट के लिए। अब हमें प्रिपेयर करना है फॉर डिस्चार्ज। अब इसके अंदर हम नर्सिंग रोल पर आ चुके हैं, नर्सिंग रोल समझेंगे कि नर्सिस का क्या रोल है डिस्चार्ज के अंदर। तो हमें प्लान करना है बिगिनिंग कि डिस्चार्ज प्लानिंग कैसे होने वाली है, रिहैबिलिटेशन प्लान और फॉलो अप नीड क्या क्या है पेशेंट की, कि पेशेंट को अब कब दिखाने आना है, क्या उसकी कंडीशन होने वाली है। टीच करना है नर्सिंग प्रोसीजर टू द कंटिन्यूड एट होम एंड गेट पेशेंट्स प्रैक्टिस डन, हमें पेशेंट को टीच करना है कि क्या क्या चीजें तुम्हें घर पर अपने लिए करनी है, क्या क्या चीजें सही करनी है, और ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करवाना है। उसके बाद डूरिंग द डिस्चार्ज, बिफोर द डिस्चार्ज हमने पढ़ा, अब डूरिंग द डिस्चार्ज रिटर्न ऑर्डर हमें डॉक्टर का देखना है, एक्सप्लेनेशन देखना है, हैंड ओवर पर्सनल बिलोंगिंग्स, जितनी भी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी वो उसे पेशेंट को हैंड ओवर कर देनी है, और चेक एंड रिसीव एनी हॉस्पिटल प्रॉपर्टी, हमें चेक करना है सारी हॉस्पिटल प्रॉपर्टी सब अपनी जगह पर है, सब चीजें ठीक है, पहले जैसी हैं। कंफर्म करना है कि बिल पे हो चुका है, इन्फॉर्म करना है सभी डिपार्टमेंट को कि इस पेशेंट का डिस्चार्ज हो गया है, और ट्रांसपोर्ट को अरेंज करना है। और अगर डामा की कंडीशन आती है तो हमें कंसेंट पेशेंट का चेक करना है, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। उसके बाद आफ्टर डिस्चार्ज हमें क्या करना है,
डॉक्यूमेंटेशन करना है कि उस पेशेंट की फाइल प्रिपेयर करके रख देनी है एज अ रिकॉर्ड फॉर फर्दर एनी नेग्लिजेंस के लिए हमें फर्दर ही उसे डॉक्यूमेंट करके रख देना चाहिए। और केयर ऑफ द पेशेंट एंड हिज आर्टिकल्स, पेशेंट रूम में जो भी आर्टिकल्स है उन चीज की केयर करनी चाहिए और जो भी चीजें यहाँ पे यूज हुई थी बेडशीट लिनन ये सारी चीजों को वहां से चेंज करना है और उस एरिया को एक फ्रेश एरिया के रूप में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर एमएलसी केस डिस्चार्ज हो रहा है तब हमें क्या करना है, चेक करना है मेडिको लीगल हिस्ट्री, क्या उसकी हिस्ट्री रही है, नोटिफाई करना है मेडिकल ऑफिसर को, जो भी उस समय मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है उसे हमें नोटिफाई करना है। एब्सकॉन्ड केसेस इमीडिएटली कांटेक्ट विद मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, अगर कोई केस एब्सकॉन्ड हो गया है मेडिकल लीगल केस का तो उसे हमें इमीडिएटली मेडिकल ऑफिसर को तुरंत ही बता देना है। मेंटेन ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन अ प्रॉपर मैनर, हमें सारे डॉक्यूमेंट्स को एक प्रॉपर मैनर में प्रिपेयर करके रखना है। टेक अ रिटन हैंडलिंग ओवर एंड टेकिंग ऑफ द आर्टिकल्स, हमें जो आर्टिकल्स का हैंडओवर लेना है उन सभी चीजों को एक कंप्लीट तरीके से एक कंप्लीट मैनर में उसे लेना है। नेवर डिस्चार्ज पेशेंट विदाउट रिटन ऑर्डर बाय द फिजिशियन, कभी भी हमें पेशेंट को डिस्चार्ज करना है तो एक रिटन ऑर्डर होना चाहिए, बिना रिटन ऑर्डर के हम पेशेंट को कभी भी डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये लेक्चर यहाँ पर हमने समाप्त किया, हमने सब कुछ जाना, शुरू से एक बार समराइज कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। हमने इमरजेंसी एडमिशन के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ एडमिशन क्या होते हैं, इमरजेंसी और रूटीन एडमिशन, उसके बाद नर्सिस का क्या रोल होता है, किस प्लान के थ्रू एडमिशन होते हैं हॉस्पिटल में, उसके बाद हमने डिस्चार्ज के बारे में जाना, बीच में हमने मेडिको लीगल केसेस के बारे में जाना, व्हाट आर द मेडिको लीगल केसेस, और उसके अलावा हमने इसके अंदर और चीजें समझी कि डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज प्लानिंग क्या है। डिस्चार्ज प्लानिंग के अंदर हमने टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज देखा कि क्या क्या डिस्चार्ज के टाइप्स होते हैं, उसके अलावा रोल ऑफ नर्स क्या होता है, मेडिको लीगल केसेस में रोल ऑफ नर्स क्या होता है, और फर्दर चीजें इसके बारे में जाने। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर होगा और ऐसी ही शानदार और धमाकेदार और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर इस लेक्चर में कोई डाउट रह गया है तो मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी के साथ अवेलेबल रहूंगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए सभी लिंक्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और अदर जितने भी लिंक्स दिए गए हैं वहां पर आप हमसे आकर जुड़ सकते हैं और वहां पर हम आपको सारी चीजों के नोट्स, जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए क्विजेस, ये सारी चीजें अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप वहां पर ज्वाइन करके उन सभी चीजों का फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी ही एक नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।